जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर पढ़ने जा रहे हैं, एरिस्टोटल। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और उनका एक अपना दृष्टिकोण था, ठीक है, जो उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र में बताया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल। देखिए, एरिस्टोटल भी ग्रीस, जो मैंने आपको बताया था, जहां से सुकराट्स और प्लेटो एंशियंट ग्रीस से आते थे, वहीं से एरिस्टोटल भी आते थे एंशियंट ग्रीस से, ठीक है। और एरिस्टोटल जो रहे हैं, ये प्लेटो के स्टूडेंट रहे। मतलब ये जो एरिस्टोटल रहे हैं, ये प्लेटो के क्या थे, शिष्य रहे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा सुकराट्स के बारे में। सोक्रेट्स के शिष्य कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे, एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के मतलब शिष्य रहे हैं। सोक्राट्स के शिष्य कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे, एरिस्टोटल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अरिस्टोटल के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। Aristotle was one of the greatest philosophers of ancient Greece and a student of Plato. मैंने आपको बताया अरस्तु जो है प्राचीन ग्रीस के महानतम दार्शनिकों में से एक थे, मतलब ग्रेटेस्ट फिलोसफर थे। और इसके अलावा ये प्लेटो के शिष्य थे, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। Unlike his teacher, who emphasized abstract ideals and the world of forms, Aristotle focused on the practical observable world. देखिए, इनके जो गुरु थे प्लेटो, जो हमने कल पढ़ा था, जिनके बारे में, उनका जो फिलॉसफी थी वो अपना जो पूरा, जो एक तरीके से कहा जाए, किस चीज पर बल दिया करते थे इनके गुरु, तो वो आदर्शों पर बल दिया करते थे। मतलब आइडल्स पर बल दिया करते थे, ठीक है। तो आदर्शों पर बल दिया करते थे, इसके अलावा अमूर्त रूपों, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और जो आदर्शों, ठीक है, जो आदर्श हुआ करते थे उन पर बल दिया करते थे। लेकिन अगर हम अरस्तु की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, तो इनका जो था वो व्यवहारिक और प्रत्यक्ष अनुभव की दुनिया पर ध्यान केंद्रित, मतलब प्रैक्टिकलिटी पर एरिस्टोटल चलते थे। मतलब वो आदर्शों की बात, आदर्शों पर उनका एम्फेसाइज नहीं था, उनका बल आदर्शों पर नहीं था। उनका बल इस चीज पर था कि व्यावहारिक रूप से और प्रत्यक्ष अनुभव की दुनिया पर इन्होंने पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित किया। सॉरी, तो ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड मतलब प्रत्यक्ष अनुभव की दुनिया, ठीक है। इसके अलावा तो इन चीजों पर इन्होंने क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। जबकि इनके जो गुरु थे वो आइडियल्स पर, मतलब आदर्शों पर विश्वास किया करते थे। इसके बाद बात करें, ही बिलीव दैट philosophy should be grounded in experience and reason, making him the founder of many sciences such as logic, biology, ethics, politics. देखिए, सॉरी, एरिस्टोटल के बारे में आप जानते हैं कि एरिस्टोटल जो रहे हैं, ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, उनको जूलॉजी का भी फादर कहा जाता था एरिस्टोटल को। इसके अलावा एथिक्स का भी फादर उनको माना जाता है। पॉलिटिक्स का भी फादर उनको क्या कहा जाता है, माना जाता है। ये सब कारण क्या थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो दर्शन था, दर्शन जो होता है वो अनुभव और तर्क पर आधारित होना चाहिए। मतलब जो दर्शन होता है, ही बिलीव दैट फिलोसफी शुड बी ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस एंड रीजन, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि जो दर्शन होता है उसको अनुभव और तर्क पर आधारित होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड रीजन पर।
ठीक है। और इसी कारण से उन्हें तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान, नैतिकता, एथिक्स और राजनीति जैसे कई विज्ञानों का संस्थापक माना जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इनको कई ऐसी चीजों का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनका मानना ये था कि दर्शन को अनुभव और तर्क पर आधारित होना चाहिए। देखिए, आपने देखा हो साइंस में कोई भी चीज हो, ठीक, हर चीज के पीछे तर्क होता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। अगर किसी चीज के पीछे रीजन नहीं है तो साइंस में उसे काउंट नहीं किया जाता। ठीक, तो साइंस में हमेशा तर्क के आधार पर चीजों को किया जाता है। तो अरिस्टोटल का भी मानना यह था कि जो दर्शन है, ठीक है, वो अनुभव और तर्क पर आधारित होना चाहिए। और इसीलिए, इसी कारण से इनको कई सारे विज्ञान जैसे तर्कशास्त्र है, जीव विज्ञान है, नैतिकता है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ऐसे कई विज्ञानों का संस्थापक माना जाता है। ठीक। इसके अलावा हिज वर्क्स शेप्ड वेस्टर्न थॉट्स फॉर सेंचुरीज। देखिए, इनके जो कार्य थे, इन्होंने पश्चिमी चिंतन को सदियों तक प्रभावित किया है, वेस्टर्न थॉट्स को। मतलब जो एरिस्टोटल के जो वर्क्स थे, इट हैज शेप्ड वेस्टर्न थॉट्स फॉर सेंचुरीज। मतलब जो पश्चिमी चिंतन था उसको सदियों तक, सेंचुरीज तक प्रभावित किया एरिस्टोटल ने, ऐसे काम किए थे। क्लियर हो रहा है? ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? इसके बाद बात करें, एट द कोर ऑफ Aristotle's philosophy is the idea of empirism, that knowledge begins with sensory experience. देखिए, अरस्तु के दर्शन का जो सबसे प्रमुख केंद्र है, एट द कोर ऑफ अरिस्टोटल्स फिलोसफी, ठीक है, वो है अनुभववाद। एम्पिरिज्म को हिंदी में बोलते हैं अनुभववाद। अनुभववाद, ठीक। इसका मतलब ये है कि ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से प्रारंभ होता है। मतलब जब हम सेंसरी किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाकर के ज्ञान जो होता है वो, अरे यार, ठीक है, ज्ञान तब शुरू होता है। ठीक है, ज्ञान जो प्रारंभ होता है वो कब से प्रारंभ होता है इनके अनुसार? इंद्रियों के अनुभव से। ठीक है, इंद्रियों के अनुभव से, सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक। और इसीलिए अरस्तु के दर्शन का केंद्र जो है, या अरस्तु के जो कोर की फिलॉसफी जो है, वो है एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म हिंदी में बोलेंगे अनुभववाद। ठीक है। इसके अलावा बात करें, अनलाइक प्लेटोज फॉर्म्स, अरिस्टोटल बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट इन कॉन्क्रीट थिंग्स अराउंड अस। देखिए, प्लेटो के, ठीक है, प्लेटो के रूपों के विपरीत अरिस्तु का मानना था कि वास्तविकता हमारे चारों ओर मौजूद ठोस वस्तुओं में निहित है। मतलब रियलिटी एग्जिस्ट इन कॉन्क्रीट थिंग्स अराउंड अस। मतलब जो हमारे आसपास ठोस वस्तुएं हैं, हमारा जो वास्तविकता है वो इन्हीं हमारे चारों ओर जो ठोस वस्तुएं हैं उन्हीं में मौजूद है। प्लेटो का ये चीज नहीं माननी थी। प्लेटो दूसरे वर्ल्ड की भी बात करते थे, लेकिन अरस्तु का मानना ये था कि जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो हमारे चारों ओर जो मौजूद ठोस वस्तु हैं उन्हीं में निहित है। ठीक है। तो अरस्तु की, समझ में आया? तो अरस्तु के दर्शन का केंद्र, सबसे पहली बात तो अनुभववाद था, एम्पिरिज्म, जिसका मतलब ये था कि ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों के अनुभव से प्रारंभ होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस से। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया, प्लेटो के रूपों से विपरीत अरस्तु का मानना यह था कि वास्तविकता हमारे चारों ओर मौजूद
ठोस वस्तुओं में निहित है। ठीक है, हमारे चारों ओर मौजूद ठोस वस्तुओं में क्या है, निहित है। ठीक, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाय ऑब्जर्विंग नेचर, classifying living beings, and studying causes, we can reach universal truths. His method laid the foundation for modern science. देखिए, प्रकृति का अवलोकन करके, मतलब बाय ऑब्जर्विंग नेचर, इन्होंने जीवों का भी वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। इसके अलावा इन्होंने कारणों का अध्ययन करके, मतलब व्हाट आर दी कॉजेज, भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इन्होंने जो अध्ययन किया वो क्यों किया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सार्वभौमिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। मतलब इनके अनुसार ये जो बात कही गई कि हम नेचर को ऑब्जर्व करके, प्रकृति का अवलोकन करके, जीवों का वर्गीकरण करके और कारणों का अध्ययन करके, मतलब कारण क्या है उसका अध्ययन करना। ठीक, अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके कारण का अध्ययन करना। ठीक, ये करके हम क्या कर सकते हैं, हम सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, वहां तक पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच यूनिवर्सल ट्रुथ। और उनकी पद्धति ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। देखिए, इन्हीं के जो मेथड्स थे, इससे हमारा क्या बना, मॉडर्न साइंस। तो आधुनिक विज्ञान, ठीक है, इसका फाउंडेशन रखना या इसकी नींव रखने का काम किसने किया, एरिस्टोटल ने किया। ठीक, तो आप याद, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इनको आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाला भी माना जाता है। किसको, एरिस्टोटल को। क्लियर हुआ। ठीक, एरिस्टोटल ऑल्सो डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट dominated philosophy for nearly 2000 years. देखिए, अरस्तु ने तर्कशास्त्र, लॉजिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र, ठीक है, कि वह प्रणाली विकसित की। मतलब इन्होंने, एरिस्टोटल ने उस प्रणाली, उस सिस्टम को, लॉजिक के उस सिस्टम को, मतलब तर्कशास्त्र की वह प्रणाली इन्होंने विकसित करी जो लगभग 2000 वर्ष तक, मतलब अराउंड 2000 ईयर्स तक, ठीक, दर्शन पर हावी रही है। ठीक है, दैट डोमिनेटेड दी फिलोसफी। डोमिनेटेड फिलोसफी का मतलब ये होता है दर्शन पर हावी रही है। ऐसा तर्कशास्त्र का प्रणाली इन्होंने विकसित करी थी, एरिस्टोटल ने। ही इंट्रोड्यूस्ड सिलोगिज्म, a form of deductive reasoning where conclusion follow logically from premises. देखिए, इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने सिलोजिज्म की अवधारणा दी। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, तर्क ही वह विधि जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार कथनों से निकलता है। ठीक, मतलब इन्होंने ये बताया कि एक तो सबसे पहली बात, इन्होंने सिलोजिज्म की अवधारणा दी। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि तर्क जो है, तर्क, ठीक है, तर्क ही वह विधि है, ठीक है, जिसमें निष्कर्ष जो निकलता है, ठीक, वो जो निष्कर्ष है वो तार्किक रूप से आधार कथनों से निकलता है। मतलब जो आधार कथन है, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, वो ही, उस चीज से ही हमारा क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो इनका कहना यह था कि तर्क ही वह विधि जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार कथनों से निकलता है, आधार कथनों से निकलता है। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ रैशनल आर्ग्यूमेंट एंड साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन इन लेटर टाइम्स। यह बाद के युगों में अगर हम बात करें तो तार्किक वाद विवाद, ठीक, रैशनल आर्ग्यूमेंट, तार्किक वाद विवाद, और वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन,
इनका आधार बना। मतलब ये बाद में क्या बना, इसी चीज का आधार बना। मतलब जो तार्किक वाद विवाद होता है या जो वैज्ञानिक प्रमाण है उसका आधार क्या बना, यही बना। ठीक है, सिलोजिज्म। ठीक, तो सिलोजिज्म आपको समझ में आया। ठीक है, मतलब तर्क ही की वह विधि, मतलब ये तर्क की वो विधि है जिसमें निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार कथनों से निकलता है। ठीक है, ये तर्क की एक विधि है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके अलावा बात करें, इन एथिक्स एरिस्टोटल इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू एथिक्स। ठीक, देखिए, नैतिकता में, नैतिकता की अगर हम बात करें, अर्थ एथिक्स मतलब नैतिकता, नैतिकता में अरस्तु जो है अपने सतगुण नैतिकता के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। सतगुण, सतगुण नैतिकता सिद्धांत, वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स को हिंदी में क्या लिखेंगे, सतगुण नैतिकता। इस इसके लिए क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। ही आर्ग्यूड दैट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एंडोमोनिया, ऑफन ट्रांसलेटेड एज हैप्पीनेस और फ्लरिशिंग। देखिए, इन्होंने बताया, कहा था कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यूडेमोनिया है, जिसका अर्थ है सच्चा सुख या पूर्णता, फ्लरिशिंग। ठीक है, एंडाइमोनिया जो है ये ह्यूमन लाइफ का सर्वोच्च लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल। एरिस्टोटल ने दिया कि भाई यूडेमाइनमोनिया, जिसका अर्थ होता है सच्चा सुख या पूर्णता। ठीक, एरिस्टोटल ने यह बात कही। दिस इज अचीव्ड नॉट थ्रू वेल्थ और प्लेजर बट बाय लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। इन्होंने कहा कि ये जो सच्चा सुख है ये धन या भोग, वेल्थ या प्लेजर, ठीक है, इससे नहीं बल्कि सतगुण, ठीक है, सतगुण पूर्ण जीवन जो होता है, ठीक है, उसको जीने से प्राप्त होता है। मतलब एरिस्टोटल ने यह कहा कि भाई किसी भी मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है यूडेमोनिया। इसका मतलब क्या होता है, सच्चा सुख या पूर्णता। ठीक, अब इन्होंने ये बताया कि ये हमें धन से या भोग से, वेल्थ से या प्लेजर से नहीं मिलता। ठीक है, ये हमें कैसे मिलता है, सतगुण पूर्ण जीवन जीने से प्राप्त होता है। ठीक, वर्च्यू अकॉर्डिंग टू हिम इज अ हैबिट ऑफ चूजिंग द गोल्डन मीन बिटवीन एक्सट्रीम्स। देखिए, इन्होंने क्या बताया, सद्गुण उनके अनुसार एक आदत है, ठीक है, जिसमें हम दो चरम सीमाओं के बीच स्वर्ण मध्य को चुनते हैं, गोल्डन मीन को चुनते हैं। दो एक्सट्रीम, दो चरम सीमाओं के बीच हम किसको चुनते हैं, गोल्डन मीन को चुनते हैं। क्लियर हो रहा, सद्गुण का जो इन्होंने बताया इनके अनुसार, ठीक है, तो वो एक आदत है जिसमें हम दो चरम सीमाओं को, बिटवीन एक्सट्रीम्स को, हम एक गोल्डन मीन चूज करते हैं। हैबिट ऑफ चूजिंग अ गोल्डन मीन। क्लियर हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, करेज लाइज बिटवीन काउडाइज एंड रेकलेसनेस। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जो साहस होता है, ठीक है, वो कायरता और उतावलेपन के बीच का रास्ता। देखिए, उतावलापन भी गलत है और कायरता भी गलत है। बीच का क्या रास्ता होता है, साहस। ठीक, तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सद्गुण की वो एक आदत होती है जिसके जरिए वो एक मध्य,
को चुनते हैं, स्वर्ण मध्य को चुनते हैं बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक, उदाहरण के लिए साहस जो होता है वो कायरता और उतावलेपन के बीच स्थित होता है। कावर्डाइस को बोलते हैं कायरता, और रेकलेसनेस को बोलते हैं उतावलापन, उसके बीच में होता है। अ गुड लाइफ इज वन where reason guides our actions towards balance and harmony। मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया जो एक अच्छी जिंदगी होती है, ठीक है, तो अच्छा जीवन वही है जिसमें तर्क हमारे कार्यों को संतुलन और सामंजस्य की ओर ले जाता। समझ रहे हैं आप? जो तर्क है वो हमारे कार्यों को, जो हमारे कार्य हैं उनको संतुलन और सामंजस्य की ओर ले जाता है, तभी अच्छा जीवन वही। ठीक है, अगला बात करें, इन पॉलिटिक्स एरिस्टोटल rejected Plato's idea of philosopher kings. Instead, he believed the best government is the one that serves the common good। मतलब राजनीतिक के तौर पर भी अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक की राजा की धारणा को अस्वीकार किया। मतलब इन्होंने जो बताया था ना, प्लेटो ने फिलोसफर किंग, उसकी धारणा को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि सबसे अच्छा शासन वह है जो जनसाधारण के कल्याण के लिए काम करे। मतलब जो आम लोग हैं उनके लिए जो काम करे वही अच्छा शासन है। क्लियर? He studied constitution on many Greek city-states and concluded that a mixed government combining elements of monarchy, aristocracy and democracy is the most stable। इन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पर अनेक ग्रीक नगर राज्य थे उनके संविधानों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मिश्रित शासन, मिक्स्ड गवर्नमेंट, जिसमें राजतंत्र भी हो, अभिजात तंत्र भी हो, एरिस्टोक्रेसी भी हो और लोकतंत्र, इन तीनों के तत्व सम्मिलित होने चाहिए। ठीक, तो मिक्स्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए इनके हिसाब से, जिसमें मोनार्की भी हो, राजतंत्र भी हो, अभिजात तंत्र भी हो और लोकतंत्र, इनके तत्वों को सम्मिलित हो, यही सबसे स्थिर होता है, विच इज मोर स्टेबल। जस्टिस फॉर हिम meant giving each person what they deserve according to their role and contribution। देखिए, इनके मुताबिक न्याय का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके योगदान और उसकी भूमिका के अनुसार ठीक देना चाहिए। मतलब कि हर व्यक्ति को उसके योगदान के और उसकी भूमिका के अनुसार उसको देना चाहिए। सॉरी, ये क्या है न्याय का अर्थ। ठीक, क्लियर हुआ? अगला बात करें, एरिस्टोटल ऑल्सो मेड significant contributions to metaphysics। He introduced the concept of substance as the ultimate reality that underlines all changes। देखिए, अरस्तु ने तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व मीमांसा, ठीक है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने भी पदार्थ, सब्सटेंस जो होते हैं ना, पदार्थ की अवधारणा दी, जो सभी परिवर्तनों के पीछे की अंतिम वास्तविकता, मतलब अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो भी परिवर्तन हो रहा उसके पीछे की अंतिम वास्तविकता कौन है, पदार्थ। और पदार्थ की अवधारणा किसने दी, अरस्तु ने। ठीक है, तो इनको एक तरीके से इन्होंने तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक, he explained things in terms of four causes: material, formal, efficient and final। देखिए, इन्होंने वस्तुओं को समझाने के लिए चार कारण बताए। ठीक, मतलब जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको समझाने के लिए चार कारण बताए। पहला कारण था भौतिक कारण, ठीक है, मटेरियल का। दूसरा है औपचारिक कारण, फॉर्मल कॉज। तीसरा है
क्रियात्मक कारण, एफिशिएंट कॉज, और चौथा है अंतिम कारण, फाइनल कॉज। ठीक। अमंग दीज द फाइनल कॉज, द पर्पस और एंड ऑफ द थिंग वॉज सेंट्रल। ठीक। इनमें से अगर हम बात करें तो अंतिम कारण अर्थात वस्तु का उद्देश्य या लक्ष्य केंद्र में था। ठीक है, वस्तु का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था, केंद्र में था। दिस टेलियोलॉजिकल, देखिए ये जो टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण था, टेलियोलॉजिकल व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण, इन्होंने मध्ययुगीन, मेडिवल और आधुनिक दर्शन, अर्ली मॉडर्न फिलॉसफी पर गहराई से असर डाला था। ठीक है, तो इस चीज ने क्या किया, उस पर गहराई से असर डाला। क्लियर है यहां तक? ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें, एरिस्टोटल्स फिलॉसफी कंबाइंड ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम। देखिए अरस्तु का दर्शन जो था, अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, लॉजिक तर्क, एथिक्स नैतिकता, एंड पॉलिटिक्स राजनीति। तो अरस्तु का जो दर्शन है उसने अवलोकन, तर्क, नैतिकता और राजनीति को एकीकृत प्रणाली में प्रस्तुत करता है। मतलब एक यूनिफाइड सिस्टम में कंबाइंड करके उसको प्रोड्यूस किया गया है एरिस्टोटल की फिलॉसफी। वाइल प्लेटो सॉट एटर्नल ट्रूथ्स बियॉन्ड द वर्ल्ड, अरिस्टोटल रूटेड नॉलेज इन एक्सपीरियंस एंड रीजन। देखिए प्लेटो ने जहां संसार के परे शाश्वत सत्य की खोज करते थे, मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड जाकर के एटर्नल ट्रूथ की खोज करते थे, अरस्तु का जो था, इनका ये था कि ये ज्ञान को अनुभव और तर्क में जड़ित किया करते थे। मतलब ये क्या किया करते थे, जो एरिस्टोटल थे वो नॉलेज को कहाँ रूट किया करते थे, एक्सपीरियंस एंड रीजंस। क्लियर हो रहा है? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस इस्लामिक, Christian and modern European thinkers. Even today, his virtue ethics, political theories, and scientific method continue to guide philosophy and practical life. देखिए इनका जो अरस्तु जो थे, इनके विचारों ने इस्लामी, ईसाई और आधुनिक यूरोपियन, इस्लामिक, क्रिश्चियन एंड मॉडर्न यूरोपियन जो चिंतक थे उनको गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें तो उनकी सुदृढ़ नैतिकता जो है, ठीक है, या अगर हम कहें राजनीतिक सिद्धांत या वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, दर्शन और व्यावहारिक जीवन को दिशा देती है। ठीक है, इट गाइड्स फिलॉसफी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज थी, साइंटिफिक मेथड्स थे, ठीक है, इनको। ठीक। तो यहाँ पर आकर के हमारा एरिस्टोटल जो है इनका फिलॉसफी कंप्लीट होती है। ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे जिनकी फिलॉसफी वो है महावीर। ठीक है, अगला जो सिलेबस में हमको जो फिलॉसफी दी हुई है वो किसकी की गई है, महावीर। ठीक, तो वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी मदद एमपीपीएससी की तैयारी में मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए मैं आपको हर फिलोसफर्स में एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो नोट करा दे रहा हूँ कि आप मेंस में चाहे वो 7 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आए, आप आराम से उसको लिख सकते हैं अगर आपने इन पॉइंट्स को भी अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।